नमस्कार साथियों, चैप्टर नंबर 5 हमें अब शुरू करना है। शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन आया था कमेंट सेक्शन से कि चैप्टर नंबर 1 का 5 जो क्वेश्चन है एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है उसको सोल्व हमें करना है। तो सवाल को देखो आप पहले। दो समान गोले जिन पर विपरीत तथा असमान आवेश हैं परस्पर 90 सेमी की दूरी पर रखे हैं। इनको परस्पर स्पर्श कराकर पुनः जब उतनी ही दूरी पर रख दिया जाता है तो वे परस्पर 0.025 न्यूटन बल से प्रतिकर्षित करने लगते हैं, तो दोनों का अंतिम आवेश होगा। सवाल ने कहा है कि जो अलग अलग आवेश के जो गोले थे जब उनको हम टच करा देते हैं तो टच करा देने पर चूंकि गोले समान हैं, समान आकार समान पदार्थ के हैं, इसलिए दोनों गोलों पर समान आवेश हो जाता है। और समान आवेश के हो जाने से अब Q1 और Q2 की जो वैल्यू है वो Q के बराबर हो जाएगा, अर्थात दोनों इक्वल रहेंगे। साथ में R की वैल्यू जो 90 सेमी है इसको हम 0.9 मीटर भी लिख सकते हैं और F की वैल्यू हमें ये दे रखी है 0.025 न्यूटन। चलिए इसको अब सोल्व करते हैं। देखिएगा ये मैंने इसको सोल्व कर रखा है। प्रश्नानुसार Q1 बराबर Q2 बराबर Q है, या फिर कूलाम के नियम से A बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है। A बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 की जगह जब मैं Q रख दूंगा तो K Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर हो जाएगा, या Q स्क्वायर इज इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन K। क्लियर? या फिर Q स्क्वायर इज इक्वल टू F की जो वैल्यू है 0.025, R की वैल्यू है 0.9 और इस R की वैल्यू है 0.9 जो कि सवाल ने दे रखी थी, और K का मान है 9 गुणा 10 की पावर 9। करते हैं इसको सोल्व। सबसे पहले इसके पॉइंट हटाने, तो 1, 2 और 3 पॉइंट के बाद 3 अक्षर है तो 3 अक्षर वाले 1000 का भाग लगा दिया मैंने। 0.9 तो 9/10 हो गया, 0.9 तो 9/10 हो गया, और ये 9 गुणा 10 की पावर 9 को मैंने अलग से लिख दिया है। अब इसको सोल्व करना है, 9 से 9 कट जाएगा, 25 गुणा 9 ऐसे की ऐसे लिख दिया मैंने। अब 1, 2, 3, 4 और 1 5, 10 की पावर 5 ये है और 9 ये है, तो 10 की पावर 14 हो गया नीचे, ऊपर जाएगा 10 की पावर माइनस का 14 हो गया। Q की वैल्यू निकालें, इसका वर्गमूल करना पड़ेगा। 25 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 3 और -14 का वर्गमूल -7। 5 से 15 गुणा 10 की पावर माइनस का 7 कूलाम। अब मैंने क्या किया कि एक स्थान छोड़ के दशमलव लगाने की परिपाटी है, तो मैंने 15/10 गुणा 10 किया, 10 की पावर माइनस का 7 कूलाम। सोल्व करते तो ये 1.5 और ये हो गया 10 की पावर माइनस का 6 कूलाम, और 10 की पावर माइनस के 6 को माइक्रो से लिखते हैं, तो Q का मान हो गया 1.5 माइक्रो कूलाम। पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सवाल दे रखा है इसमें ये उत्तर दे रखा है, और उत्तरमाला में इस उत्तर को टिक कर रखा है कि B ठीक है, पर B 1.5 कूलाम है, जबकि हमारे पास 1.5 माइक्रो कूलाम उत्तर आया था। तो इस कूलाम की जगह आपको माइक्रो कूलाम करना होगा और वह इसका आंसर रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम और चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं। ये हमारा चैप्टर नंबर 5। चलो इसकी बात कर लेते हैं हम। बहुत ही अच्छा चैप्टर है, सिंपल चैप्टर है। देखिएगा आप, चैप्टर नंबर 5 विद्युत धारा, मतलब इस चैप्टर के अंतर्गत हम आवेशों के सतत प्रवाह की दर की बात करेंगे, अर्थात विद्युत धारा की बात करेंगे। सबसे पहले टॉपिक है विद्युत धारा। आवेशों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ये आप शायद 8वीं 9वीं क्लास में से पढ़ने लग गए होंगे। I बराबर होता है dQ/dt, इसका मात्रक है कूलाम बटा सेकंड। देखिएगा dQ आवेश है, इसका मात्रक कूलाम होता है, dt समय है, इसका मात्रक सेकंड होता है। और कूलाम बटे सेकंड को ही बार बार बोलने में दिक्कत होती थी, इसलिए इसको नया नाम दे दिया गया एम्पियर। आगे देखिए, किसी विद्युत सेल के लिए विद्युत धारा धन सिरे से ऋण सिरे की ओर प्रवाहित होती है। क्लियर? कोई भी सेल अगर हम लें तो उसमें जो करंट फ्लो होगा
वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की ओर बहेगा। पॉजिटिव प्लेट बड़ी वाली होती है और नेगेटिव प्लेट छोटी वाली होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं। मतलब कि अगर विद्युत धारा तो बहेगी सदैव प्लस से माइनस की ओर, पर इलेक्ट्रॉन बहेंगे माइनस से प्लस की ओर। ये तो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह है और ये विद्युत धारा I का प्रवाह है। तो विद्युत धारा I का जो प्रवाह है वो सदैव प्लस से माइनस की ओर होता है और इलेक्ट्रॉनों का जो प्रवाह है वो माइनस से प्लस की ओर होता है। इस प्रकार से आपको इसे याद रखना है। नोट की मैं बात करूं, इसमें देखिएगा, विद्युत नोट नंबर 1 है, विद्युत धारा एक अदिश राशि है। बिल्कुल सही बात है। फिर भी कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है कि विद्युत धारा में दिशा होती है और जिसमें दिशा होती है वो एक सदिश राशि होनी चाहिए, ऐसा हमारे मन में डाउट आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इसमें विद्युत धारा जो है और जिसकी यहाँ दिशा की हम बात कर रहे हैं और जिसकी सदिश की हम बात कर रहे हैं, वो जो ये विद्युत धारा का जो सदिश अगर हम माने तो वो सदिशों के संयोजन के नियम का गुणधर्म का पालन नहीं करता है। इसलिए विद्युत धारा एक अदिश राशि है, आपको यही याद रखना है। धात्विक चालकों में, धात्विक चालक मतलब जैसे कॉपर है, लोहा है इत्यादि, मुक्त इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण विद्युत धारा बहती है। कुल मिला की बात यह कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पर्याप्त मात्रा में होते हैं, इसलिए उनके प्रवाह के कारण यहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नंबर 3, विद्युत अपघट्यों में विद्युत धारा धन व ऋण आयनों के कारण प्रवाहित होती है। विद्युत अपघट्य जैसे H2SO4 है, HCl है, ये सब विद्युत अपघट्य हैं और इसमें H प्लस और SO4-2 H2SO4 की बात करें उसमें ये धन और ऋण आयन उपस्थित रहते हैं। तो इन और इस H2SO4 में करंट फ्लो होता है, उसका रीज़न ये बताया कि इसमें जो धन और जो ऋण आयन होते हैं, जो कि जिसके मैं एग्जाम्पल के रूप में H प्लस और HO4-2 की बात कर रहा था, उनकी वजह से इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। देखिएगा, विद्युत धारा अदिश राशि है, धात्विक चालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा बहती है, विद्युत अपघट्य में धन व ऋण आयनों के कारण विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आगे चलिए, निर्वात में भी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। मतलब विद्युत धारा जो है वो निर्वात में भी बह सकती है, हवा में भी बह सकती है। अब बात करें निर्वात में अगर बहती है तो कहाँ निर्वात में बह रही है, जैसे टीवी की पिक्चर ट्यूब में इलेक्ट्रॉन निर्वात में भी गति करते हैं तथा धारा प्रवाहित होती है। जो टीवी होता है उसमें पिक्चर ट्यूब होती है और पिक्चर ट्यूब में निर्वात होता है, 100% निर्वात होता है, अर्थात उसमें कोई हवा नहीं होती, उसके बावजूद भी उसमें इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं और उससे हमें डायग्राम दिखाई देते हैं, चित्र दिखाई देते हैं और हम पिक्चर वगैरह देखते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि निर्वात के अंदर भी इलेक्ट्रॉन गति कर सकते हैं। ये इसके नोट हैं। अगला जो टॉपिक है वो है धारा घनत्व। धारा घनत्व का मतलब क्या है, देखिएगा, समझना मेरी बात को। जैसे मान लीजिए ये एक तार है, इसमें धारा घनत्व की बात करें तो इसमें कितनी करंट बह रही है उसको नापो। जैसे मान लो 1 एम्पियर 2 एम्पियर जो भी करंट इसमें बह रही उसको नापिए। फिर इसकी जो मोटाई है ये वाली जो मोटाई है इस मोटाई को नापिए और फिर इसमें जो करंट बह रहा था उस करंट में इसकी मोटाई का भाग लगा दीजिए, तो आपको धारा घनत्व प्राप्त हो जाएगा। और धारा घनत्व के लिए इसको लिखा है हमने कि J बराबर DI/dA, जहाँ DI क्या है, इस वायर में बहने वाला करंट, और DA क्या है, इस वायर का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो, जब DA नीचे है तो इसको क्या मानेंगे हम, एकांक मानेंगे। तो किसी चालक तार के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से बहने वाली विद्युत धारा को धारा घनत्व कहते हैं और इसे J से व्यक्त करते हैं, या J बराबर DI/dA। धारा घनत्व एक सदिश राशि होती है और इसका मात्रक एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। क्योंकि इसका मात्रक एम्पियर है, DA अर्थात क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर है, तो इसका मात्रक हो गया एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। अगला टॉपिक, माध्य मुक्त पथ। माध्य मुक्त पथ का मतलब होता है कि अगर जैसे मान लीजिए कमरे में हवा के कण हैं तो वो इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमने के दौरान वो एक दूसरे अणुओं से टक्कर भी करते हैं। अब जैसे मान लीजिएगा कि कोई इलेक्ट्रॉन जो है, कोई कण जो है यहाँ पर टक्कर कर रहा है,
यहाँ पर किसी अन्य अणु से टक्कर कर रहा है। अब वो टक्कर करके गति करके मान लो यहाँ आ गया और यहाँ पर दूसरी टक्कर करता है, तो इन दोनों क्रमागत टक्करों के बीच में ये जो दूरी है वो इसकी मुक्त दूरी है, मुक्त पथ है, अर्थात इस पथ में वो अन्य कोई टक्कर नहीं कर रहा है। मतलब उसने यहाँ पर टक्कर की दूसरे अणु से, फिर यहाँ पर टक्कर की, और ये उसका मुक्त पथ है। ऐसे फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चलकर मान लीजिए ये यहाँ आ गया और यहाँ टक्कर की, तो एक मुक्त पथ ये बन गया है। ऐसे और भी मुक्त पथ बन सकते हैं। अब इन सभी मुक्त पथों को जोड़कर इसकी संख्या का भाग लगा दें, कितने मुक्त पथ हैं उसका भाग लगा दें, या यूं कह दूं ये जो सारे मुक्त पथ हैं इनका अगर हम माध्य निकाल लें, औसत निकाल लें, तो हमें जो प्राप्त होगा उसे कहेंगे हम माध्य मुक्त पथ। तो दो क्रमागत टक्करों के मध्य अणुओं द्वारा तय की गई दूरी मुक्त पथ कहलाती है। देखिएगा, दो क्रमागत टक्करों के मध्य यहाँ टक्कर हो रही है, यहाँ टक्कर हो रही है, दो क्रमागत टक्कर है, इनके मध्य अणुओं द्वारा तय की गई दूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या कहलाती है? मुक्त पथ कहलाती है। सभी मुक्त पथों का औसत माध्य मुक्त पथ कहलाता है और इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। बहुत सिंपल सी परिभाषा थी इसकी। आगे बढ़ते हैं। दो क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में गति करते हैं। जैसे देखिएगा आप, यहाँ इलेक्ट्रॉन ने टक्कर की, फिर यहाँ से गति करके यहाँ तक पहुँच गया, फिर यहाँ जाके टक्कर गई, तो ये इसका मुक्त पथ है। फिर इसने यहाँ से चलकर यहाँ आके टक्कर की, तो ये फिर इसका मुक्त पथ है, ये फिर मुक्त पथ है, ये भी मुक्त पथ है, ये भी मुक्त पथ है, ये भी और ये भी, हर जगह मुक्त पथ है। 5 के बाद इसको 6 लिखो, इसको 7 लिखो, इसको 8 लिखो और इसको 9 लिखो। क्लियर? तो अब ये जो मुक्त पथ आया, इन सभी मुक्त पथों का अगर एवरेज निकाल लें हम, तो वो कहलाएगा औसत मुक्त पथ। सवाल ये का है कि दो क्रमागत टक्करों के मध्य इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में गति करता है। देखो, यहाँ टक्कर कर रहा है, यहाँ टक्कर कर रहा है, इसके बीच में इलेक्ट्रॉन सीधी रेखा में गति कर रहा है। कुछ टक्करों के लिए देखे जाने पर इलेक्ट्रॉन का यह पथ टेढ़ा मेढ़ा, जिसको अंग्रेजी में जिग जैग कहते हैं, होता है। देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक का जो मुक्त पथ है वो बिल्कुल सीधा है, लेकिन ये पहला दूसरा ऐसे कई सारे पथ हमने बनाए हैं। इन पथों को अगर एक साथ हम देखें तो ये टेढ़ी मेढ़ी आकृति हमें दिखाई दे रही है, जिसे हम जिग जैग कह रहे हैं। तो एक तरह से यहाँ जिग जैग आकृति प्राप्त होती है। अगला टॉपिक है विश्रांति काल। विश्रांति काल का मतलब होता है कि किसी इलेक्ट्रॉन ने यहाँ टक्कर की और उसके बाद उसने यहाँ टक्कर की, इस दौरान वो कितना समय ले रहा है, मतलब इस टक्कर से और इस टक्कर के बीच में कितना समय लग रहा है, उस समय को कहते हैं विश्रांति काल। देखो, दो क्रमागत टक्करों के मध्य लगने वाले समय को विश्रांति काल कहते हैं। एक टक्कर यहाँ थी, एक टक्कर यहाँ थी, इन दो क्रमागत टक्करों के बीच जो समय लग रहा है उसे क्या कहते हैं? विश्रांति काल कहते हैं। और इस विश्रांति काल को हम टो से प्रदर्शित करते हैं। अगला टॉपिक है अपवाह वेग। अपवाह वेग को अंग्रेजी में कहें तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कहते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कई बार अंग्रेजी में आ जाती है, इसलिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। चलिए, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। मैं इसी प्रकार से यूजफुल वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।